Hello everyone and welcome back to my channel. So today we are going to start with class 10th banking and insurance. This is unit 1 and ये आपका है related to laws relating to negotiable instrument, right? तो ये आपका structure रहेगा. Chapter में आपको ये चारों topics cover करने हैं and ये हमारा this is part 1. इस chapter को मैं 2-3 parts में डिवाइड करूंगी. ठीक है, आई विल नॉट डू द इंटायर चैप्टर इन वन सिंगल वीडियो, अदरवाइज आप लोगों के लिए बहुत लेंदी हो जाएगा एंड डिफिकल्ट भी हो जाएगा इसको समझना, बिकॉज थोड़ा सा ये टेक्निकल है, टर्म्स ऐसी हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई है. राइट, लेट्स स्टार्ट. मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट. तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब हुआ? वो डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल होता है, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. यानी अगर मेरे पास कोई एक डॉक्यूमेंट है या ए के पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट इसके पास है और ये डॉक्यूमेंट इसने बी को दे दिया, सो ट्रांसफर कर दिया बी को, दैट इज कॉल्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नाउ जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट there are three types of negotiable instrument in section 13. First is check, second promissory note, third bills of exchange. ठीक है, पेबल टू ईदर ऑर्डर और बियरर. अब इसका क्या मतलब है? पेमेंट टू ईदर ऑर्डर और बियरर, ये हम आगे जैसे चैप्टर आगे प्रोसीड होगा हम आगे इसको पढ़ेंगे. नाउ ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको एक तो ये भी पता होना चाहिए, जो चीज 1 मार्कर पेपर में आपके आ सकती है, कि जो लॉ, लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ जो गवर्न करता है इन इंस्ट्रूमेंट को, उस लॉ को हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. तो क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकता है ये एक्ट किस साल पास हुआ था? इन द ईयर 1881. 1 मार्कर क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए. ओके, नाउ जो इम्पोर्टेंट फीचर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, कि दे आर इंडिपेंडेंट और स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंट. ये भी आपका 1 मार्कर आ सकता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंट? स्टैंड अलोन का मतलब है कि जब भी कोई डिस्प्यूट होती है, ठीक है, इन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी कोई क्लैशेस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस जो हैं वो नहीं चाहिए होते, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट ही आप खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है. अगर आपके पास ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और कोई भी डिस्प्यूट है, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर आप दिखा दोगे तो इट विल हेल्प इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट. बाकी सपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही काफी है, खुद ही सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है. तो अगर आपका आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंट, क्यों नेगोशिएबल को स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, तो आप इसमें जो आंसर लिखोगे, मैं इधर मार्क कर देती हूँ, तो यू विल राइट दिस आंसर which I am highlighting. Okay. Now, important question from examination point of view आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि फीचर्स क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के. पहला फीचर है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है इट इज इन राइटिंग. ठीक है, ये राइटिंग में होता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म डॉक्यूमेंट होता है प्रॉपर, और इट इज दैट डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय मेकर ऑफ पीएन. पीएन का मतलब हो गया प्रॉमिसरी नोट. एंड हु इज द मेकर? देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेकर कौन होता है? बोरोअर या डेटर हु प्रोमिसेस टू रीपे. जैसे अभी मैं आपको समझा देती हूँ, ए ने पैसे बोरो किए थे, ठीक है, ए ने बोरो किए थे बी से, बी ने इसको पैसे दिए थे, ठीक है, और ए ने बोरो किए थे. तो अब ए ने बोरो किए हैं पैसा बी से, तो ए प्रोमिसरी नोट बनाएगा, ही विल मेक प्रोमिसरी नोट. और उसमें प्रोमिसरी नोट बनाने का मतलब क्या हुआ? वो प्रॉमिस कर रहा है बी को कि मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा. ठीक है, सो ए इज कॉल्ड एज मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट. तो प्रोमिसरी नोट के केस में
ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, प्रोमिसरी नोट। ये कौन साइन करता है, मेकर, और मेकर कौन हुआ, बोरोवर। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन साइन करेगा, ड्रॉर। हु इज ड्रॉर, यहाँ देखिए ड्रॉर की ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, द पर्सन हु इशूज द बिल, जो पर्सन बिल इशू कर रहा है, ऑर्डरिंग ड्रॉई टू पे, ही इज कॉल्ड एज ड्रॉर। यानी जैसे ए ने, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बी ले लेते हैं या कोई और भी नाम ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ए और बी में ना हो, सी एंड डी ले लेते हैं, ठीक है। अब सी ने पैसे दिए थे डी को, सी ने दिए थे, ठीक है, सी ने दिए थे। नाउ सी जो हुआ इसको बोलेंगे क्रेडिटर, क्योंकि जो देता है उसको क्रेडिटर बोलते हैं। ए ने लिए थे, जो लेता है उसको हम डेटर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इधर लिख देती हूँ, आपको पता होना चाहिए। क्रेडिटर कौन होता है, जो देता है, हु गिव्स। और डेटर कौन होता है बेटा, जो लेता है, हु टेक्स, हु बोरोज। तो सी ने डी को पैसे दिए थे, सी जो है वो इशू करेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, और ऑर्डर करेगा। तो सी को हम बोलेंगे सी क्रेडिटर हुआ या ड्रॉर हुआ। ड्रॉर क्यों हुआ, क्योंकि ये he he has given money and he is issuing the bills of exchange, तो इसको ड्रॉर बोलते हैं। तो इसका मतलब सी जो है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को साइन करेगा और ऑर्डर देगा ड्रॉई को कि वो पे करे, उसका पैसा वापस उसको दे दे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो राइटिंग में होता है। प्रोमिसरी के केस में it is signed by the borrower, that is maker of promissory note, and bills of exchange में it is signed by the drawer, right? And check के case में भी it is signed by the drawer. So this thing you have to remember. ये भी 1 मार्कर आपका आ जाता है, who is drawer and who is drawee, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो अब इसमें एक चीज और है, ड्रॉई कौन हुआ इस केस में, डी, जिसको पे करना है पैसा वापस सी को। ओके, नाउ अनकंडीशनल ऑर्डर और प्रॉमिस, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और जो चेक है बेटा, ये दोनों, ये कौन इशू करता है, मैंने अभी ऊपर बताया था, ड्रॉर, ठीक है। और ये एक तरह से अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्यों होता है, क्योंकि देखिए सी ने क्या किया था, सी ऑर्डर इशू कर रहा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऑर्डर दे रहा था ड्रॉई को, डी कौन हुआ, ड्रॉई, जिसको पे करना है कि मेरा पैसा तुम मुझे इस डेट पे वापस कर दो। तो एक तरह से ऑर्डर है, डायरेक्टिंग द ड्रॉई टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है। ओके, तो और ये वाला एग्जाम्पल भी आप पढ़ लीजिए कि अगर देखो इस एग्जाम्पल ने क्या इस एग्जाम्पल में क्या बोला है कि इफ somebody writes to another person कि पे मिस्टर एक्स 1000 इफ यू अर्न प्रॉफिट, तो ये कंडीशन होगी, अगर प्रॉफिट है तो पैसा दो, प्रॉफिट नहीं है तो मत दो। तो ये जो है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कंडीशन नहीं होती, इट इज अनकंडीशनल। इसमें ये नहीं है कि प्रॉफिट होगा तो ही डी जो है वो सी का पैसा उसको वापस करेगा, नो, डी हैज टू गिव मनी बैक टू सी। थर्ड फीचर क्या है, चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, whereas bills of exchange may be drawn on anybody who has to pay। देखो चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, सी ने पैसा दिया था डी को, तो सी बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करेगा, ठीक है, किसके ऊपर, डी के ऊपर, जिसको डी जो है वो ड्रॉई हुआ और उसको ये पैसा सी को वापस करना है। सी कौन था, ड्रॉर, जो इशू कर रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और इसने इसी साथ में क्रेडिटर था क्योंकि इसने पैसा दिया था डी को। लेकिन चेक के केस में जो है, चेक जो है किसको इशू किया जाता है, इट इज पेबल ऑन डिमांड, चेक इज पेबल ऑन डिमांड। सो
ये एक तरह से ऑर्डर होता है। जैसे अगर ए जो है वो चेक इशू कर रहा है, तो यहाँ इस केस में बैंक को ऑर्डर पास किया जा रहा है टू पे अ सम ऑफ मनी इमीडिएटली टू अ पे और अ बियरर। तो एक तरह से ऑर्डर दे रहा है बैंक को, जब ए ने चेक इशू किया है तो बैंक हो गया ड्रॉई, बैंक ने पैसा देना है। ए जो है वो ऑर्डर दे रहा है बैंक को, ठीक है, कि ये पैसा इमीडिएटली पे करो उस इंसान को जिसके पास ये चेक है, पेई को या बियरर को, ठीक है। तो ये पेई और बियरर क्या होते हैं, ये भी हम आगे धीरे धीरे जैसे चैप्टर बढ़ेगा तो आपको मैं बताऊंगी। पेई वो होता है बेसिकली पर्सन दैट मनी इज पेड टू, जिसको पैसा बैंक आगे पे करेगा। तो ए ऑर्डर दे रहा है बैंक को कि तुम ई को पैसा दे दो। तो ई कौन हुआ, पे, जिसको पैसा मिलेगा उसको बोला जाता है पे, राइट। तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी टर्म्स जो है फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे हो तो थोड़ा सा वो आपको डिफिकल्ट लगेगा। और बियरर कौन होता है, तो बियरर वो होता है कि जैसे हूसोएवर फिजिकली प्रेजेंट द चेक, ठीक है, एट द बैंक। तो जो भी चेक लेकर बैंक के पास आता है, राइट, तो द पर्सन टू होम द बैंक हैज टू पे, जो चेक दिखा रहा है बैंक को और बैंक उस इंसान को पैसा दे देता है, तो उसको हम बोलते हैं बियरर। तो जो फिजिकली चेक को प्रेजेंट करता है बैंक में उसको बोला जाता है बियरर, राइट। ओके, नेक्स्ट है प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस टू पे इन फॉर पेमेंट ऑफ मनी और मनी ओनली। सो एक तरह से ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रॉमिस है कि हम ये किसी ने भी जिसने पैसा लिया हुआ है, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये प्रॉमिस होता है कि हाँ हम इतना पैसा आपको वापस कर देंगे। बट ये जो पैसा वापस करेंगे ये क्यों करेंगे, इट इज फॉर पेमेंट ऑफ मनी। जो बोरो की थी वो क्या थी, मनी थी, राइट। अगर आप बोलते हो कि नहीं मैंने पैसा लिया था बट मैं बदले में आपको ये 2 किलो चावल वापस कर दूंगा, तो ये प्रोमिसरी नोट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बदले में क्या पेमेंट की जाती है, ओनली मनी। सर्टेनिटी ऑफ द अमाउंट इज द नेक्स्ट फीचर। जो भी अमाउंट मेंशन किया जाता है इंस्ट्रूमेंट में वो सर्टेन होना चाहिए इन मॉनेटरी टर्म्स, राइट। इट शुड बी सर्टेन, क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि इतना रुपए 10,000 मैं वापस करूंगा। देन पेबल टू ऑर्डर और बियरर, राइट। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है इट मस्ट बी पेबल either टू ऑर्डर और टू बियरर, राइट। तो ये जो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल एक बार रीड कर लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर चेक ड्रॉन किया है शोइंग द पे नेम एज मनसुख, देन इट मस्ट बी पेड टू मनसुख और टू हिज ऑर्डर टू एनी अदर पर्सन एज पर हिज ऑर्डर। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर चेक ड्रॉ किया हुआ है और ये चेक में नाम लिखा हुआ है, पेई का नाम है, पेई मतलब जिसको पैसा मिलेगा, इसमें नाम लिखा है मनसुख, ठीक है। तो ये जो है इट शुड बी पेड टू मनसुख, जिसका नाम लिखा हुआ है या उसको दे मिल जाना चाहिए, या अगर मनसुख ने पीछे इसमें साइन कर दिया है, ठीक है, चेक के पीछे और लिखा है साइन करके कि मेरी जगह पैसे दे दो राम को, और अपना साइन कर दिया मनसुख, तो जो इसका मतलब नाउ मनसुख इज सेइंग कि यू शुड पे टू द अदर पर्सन, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आप राम को दे दो, तो फिर ये पैसा बैंक जो है वो राम को दे देगा, राइट। ओके, यहाँ पे देखिए पे मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन। अब पर्सन जिसको पैसा मिलेगा वो कौन हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है जैसे मनसुख, या कोई एसोसिएशन हो सकता है, या कोऑपरेटिव या कंपनी, कोई भी, राइट। तो जैसे अगर चेक में लिखा है पे टू ए एंड बी, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी जो है उनका नाम यहाँ पे चेक में मेंशन है, तो बोथ ऑफ देम विल रिसीव द अमाउंट फ्रॉम द बैंक, ठीक है। नाउ डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, राइट, इट इज कंप्लीटेड बाय डिलीवरी, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। तो
ये जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, दे आर इजिली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी. नाउ वन मोर थिंग इज देयर. ओके, यहाँ से मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, क्योंकि थोड़ा इम्पॉर्टेंट है तो मैं उसको बहुत हरिडली नहीं कराना चाहती हूँ. So please hit the like button, share the channel with your friends, and do subscribe to my channel. Thank you for watching the video.